अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, जहां देरपा अमन की कोशिशों को एक शदीद धचका लगा है। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले हालिया बराह रास्त फौजी हमलों ने आलमी बरादरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ये ताज़ा तरीन तसादुम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ता सफारती सतह पर एक मुस्बत सम की तरफ गामजन था, लेकिन आज की इस फौजी कार्रवाई ने मफाहमती याददाश्त को ख़तरे में डाल दिया है। अगर माजी करीब के जियो पोलिटिकल मंजरनामे पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा पेचीदा नज़र आती है क्योंकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पस पर्दा सफारतकारी के नतीजे में एक अहम मफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो चुका था, जिसका मकसद कशीदगी को कम करना था। इस पूरे सफारती अमल में पाकिस्तान ने एक इंतहाई जिम्मेदाराना और कलीदी किरदार अदा किया था, और इसी सिलसिले में ईरानी सदर का हालिया दौरा पाकिस्तान भी इस अमर का वाज़ेह सबूत था कि इस्लामाबाद खत्ते में अमन और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। लेकिन आज के इन हमलों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुफाहमत के बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद की खलीज अब भी बहुत गहरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हालिया फौजी तनाव इस मुफाहमती याददाश्त को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देगा, या ये सिर्फ मेज़ पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश है। इस नई सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सफारती कोशिशों का अगला रुख क्या होगा, ये बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है हालिया हमलों के बाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़कियाकार सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जौहर सलीम साहब, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, और लेटर ऑन आगे जाके अंजा साकिब साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर, मौजूदा सूरत हाल में जब एक तरफ अमन मुज़ाकरात चल रहे थे, एक दौर पाकिस्तान में हुआ, दूसरा पे स्विट्ज़रलैंड में हुआ, वहाँ पर भी मामला बहुत अच्छे तरीके से चले, अब दोबारा हमले का होना, क्या देख रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि जनरली जब टेम्परेरी सीज फायर होती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल बहुत कम होता है, फुकदान होता है उससे दोनों साइड के ऊपर, तो ये जो स्क्रिमिशेस है ना, एक रॉकेट, एक ड्रोन फायर हो गया, दूसरों ने अटैक कर दिया, ये कीप हैपनिंग टिल द टाइम परमानेंट सीज फायर हो जाए, मुआहदा हो जाए, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हो, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन हो गए, देन इट विल बी एनफोर्स। इससे पहले नेचुरली एक तो इसमें ये तो होता रहेगा और वी शुड एक्सेप्ट इट, लेकिन मुज़ाकरात, जंगबंदी कायम है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दैट शुड बी द हेल्दी साइड। नंबर 2 बात यह है कि देखिए, ईरान को नहीं चाहिए था कि जब वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो एक शिप लाइन के ऊपर ड्रोन फायर कर दिए, वहाँ से एस्केलेट स्टार्ट हो गया। ये मुआहदा आई स्ट्रांगली फील ईरान की फेवर में बहुत अच्छा है। ईरान इज ऑन अपर हैंड एंड अमेरिकन आर ऑनेस्टली फील कट ऑफ के उनको इतनी अच्छी डील नहीं मिली है, बट उनको दुनिया का प्रेशर इतना ज़्यादा था, अपनी पब्लिक का प्रेशर, सेनेट का, कांग्रेस का, बाकी ममालिक का, दुनिया के खलीज मुल्क का था कि दे हैड टू कम टू सर्टन कंडीशन में आके उनको ये मुआहदा करना पड़ा। फिर पाकिस्तान की आला सफारतकारी, फिर हिमाचल, फिर आसिम मुनीर की कोशिशें जो एक आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने कोशिशें की, वो इसमें इस वक्त इस स्टेट के ऊपर अगर कहीं ऐसी बात है कोई शिप जो है वो वायलेट कर रहे हैं, तो द आइडल थिंग इज कि आप बेशक अपने सालिस को, ये पाकिस्तान को, तुर्किया को बताएं, ये कि कतर को, दे कैन टॉक टू अमेरिकन के दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इट शुड नॉट हैपन एट ऑल। लेकिन अगर आप ड्रोन फायर करेंगे तो जाहिर है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है, दे विल आल्सो फायर, और यही उन्होंने किया। आप 2 फायर करेंगे, वो 4 फायर करेंगे, एंड दे वांट टू टेल द पब्लिक कि वी आर वेरी स्ट्रांग, वी हैवंट गिवन अप एंड वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग बट आवर कॉन्फिडेंस, जहाँ सीज वायलेशन होगी वी विल रिस्पॉन्ड मोर वायलेंटली। और सेंटकॉम ने यही किया, करके दिखा दिया ब्रेड कूपर ने, ब्रेड कूपर ने। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये कि ईरान के अंदर भी देयर आर सर्टेन रेडिकल एलिमेंट्स जो अपनी मर्जी अभी भी करते हैं, और ये मेरे आई एम श्योर कि एक हुकूमत ईरान की तरफ से नहीं होंगे, ये किसी न किसी ने वहाँ से फायर किया। और यू नेवर नो कि ईरान के अंदर भी आपको पता है कि मुसाद के लोग पे बहुत ज़्यादा पहले पेनिट्रेट किए होंगे। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ से फायर वॉट को फर्दर एस्केलेट, जो वो अपने कामयाब हो गए, अमेरिका ने फॉर रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये कंडीशन है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों पार्टी को, अमेरिका को भी, ईरान को भी बहुत समझदारी चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, सोच समझ के करें, ताकि दुनिया एक इतने बड़े कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस से गुजरी है, इसको फर्दर एस्केलेट ना होने दें। ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जहाँ जरूरत पड़ती है पाकिस्तान और
कतर अवेलेबल हैं, उनके थ्रू भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। हारिस साहब, जौहर सलीम साहब की जानिब चलते हैं। जौहर साहब, जिस तरह से मामलात अभी चल रहे हैं और जो मामलात अब हम देख रहे हैं कि मामलात मज़ीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि मुज़ाकरात की टेबल पर एज हासिल करने के लिए ड्रोन चला दो और हमला कर दो एक दूसरे के ऊपर, जहाँ एक तरफ मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ऐसा करना मामलात ख़राब करेगा आपके ख्याल में, या वाकई पोजीशन को मुस्तहकम कर सकता है? जी देखें, हारिस साहब ने ठीक कहा है, ओवरऑल जो है ना उन्होंने अच्छा अहाता किया जो सिचुएशन का। लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना कि जी वहाँ पे अंदर कोई मुसाद के एलिमेंट्स हैं और उन्होंने फायर कर दिया, ये तो खैर जो है ना कोई इतनी ज़्यादा क्रेडिबल बात नहीं है। क्योंकि ईरान में क्या चल रहा है इस वक्त, उन्होंने एक पर्शियन गल्फ जो है ना वो अथॉरिटी बनाई है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी शायद उसका नाम है। अब वो उन्होंने बनाई है और ये ऐलान कर दिया है कि जी ये तो हम इसको करेंगे, सारा कंट्रोल रेगुलेट करेंगे। इस मायदे में भी एक सेंटेंस आ गया है, वो जो नुक्ता था उसमें एक सेंटेंस आ गया है कि जी ईरान और जो है ना ओमान वो मिलके इसकी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि इस पर बहुत ही ज़्यादा वो इंसिस्टेंट थे, वो उस पर आपस में मिलके तो उसके बारे में कोई लाया अमल तैयार करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है उस वक्त एक कंसेशन उनको दी गई जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी पैदा हुई। अब ईरान की हद्दुल वसा कोशिश है कि वो कंट्रोल अपना स्ट्रेट पे ना छोड़े, कि शिपिंग फ्लो तो चले लेकिन उनके डेजिग्नेटेड रूट से, और ये मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि इस चीज़ पे वो खासा ज़्यादा, क्योंकि देखें वो एक नैरेटिव बना चुके हैं ईरान के अंदर एक जी ये स्ट्रेट तो अब हमारी है। फिर दूसरा वो ये भी समझ चुके हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि ये उनके लिए एक इनकम का भी जरिया बन सकता है, और ये सिर्फ ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में भी है। जाहिर अगर उनको एक इनकम मिलती है इस तरह की, ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट देखें तो नहीं है, टेक्निकल नेशनल इंटरेस्ट में बनता है। और फिर IRGC भी चाहती है उनका भी इनकम का जरिया हो, जो है ना वहाँ पे उनकी भी जाहिर एक बड़ी इस वक्त पावरफुल लॉबी है, जो इस वक्त जो ईरान की अभी जो सियासी सिचुएशन है, तो सारी वजूहात की वजह से ये सारी चीज़ है कि वो किसी तरह, बिकॉज अभी जब शिपिंग फ्लो शुरू हो गया तो ज़्यादातर शिप्स जो है वो ओमान वाली साइड से जा रहे हैं। अब ये ईरान को बिल्कुल जो है ना उनको लगा कि हम तो इसमें रेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर पहले तो वार्निंग्स दी, जब उस पर नहीं बना तो फिर उन्होंने एक सिंगापुर की शिप के ऊपर जो ड्रोन्स फायर किए। अब देखो 4 ड्रोन्स फायर हुए हैं, 3 उसमें से अमेरिकन ने रोके हैं, एक ने हिट किया उसको। तो वो और फिर जाहिर है कि अमेरिकन ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे जवाब में उनको फिर स्ट्राइक्स की उनके उसी ड्रोन और मिसाइल साइट्स पे। अब ये देखें दोनों साइड्स जो इस वक्त क्या कर रही हैं, ईरान ये शुरू से वो एक टोन सेट कर रहे हैं इस मायदे की, दोनों इस मायदे से निकलना नहीं चाहते, दोनों चाहते हैं कि ये रहे ऐसे ही। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था अपनी बारहा अपने कमेंट्स में कि ये आसान नहीं होगा, इसमें मुश्किलात बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो तय हुआ है वो अबूरी तौर पे तय हुआ है, कंडीशनली तय हुआ है, कोई फाइनल एग्रीमेंट तो नहीं है ये। लेकिन इससे भी ये निकलना नहीं चाहेंगे ऐसे। बट ये इस वक्त उनकी कोशिश दोनों साइड्स की ये है कि एक वो टोन सेट कर दें, कुछ जो है ना बेसिक प्रिंसिपल सेट हो जाए। तो ईरान की कोशिश ये है कि ये जो है ना बेसिक प्रिंसिपल के इस दौरान में जब जितनी भी शिपिंग फ्लो होगा उसमें ईरान की अमलदारी रहेगी, वो अब जो है ना वो इंश्योर हो। दूसरी तरफ अमेरिका की ये है कि अगर ईरान ऐसा करेगा, अगर वो तो फिर वो उनकी तरफ से जवाब आएगा। वो ये भी इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को बालाए ताक रखते हुए कि इसका MOU की जो या सीज फायर के ऊपर या बाकी चीज़ों पे क्या असर पड़ता है, उन्होंने स्ट्राइक्स की ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को ये क्लियर हो जाए कि अगर वो इस तरह करेंगे तो रिटेलिएशन होगी। सो मैं समझता हूँ कि ये शुरू में जो है ना ये चीज़ होनी थी किसी वक्त, क्योंकि ये जो वो वाला जो पॉइंट था वो भी इतना क्लियर नहीं था, और ईरान वो जो अपना कंट्रोल है वो गिव अप करने के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह। और ये अब देखना ये कि ये किस रुख पे डिसाइड होती है चीज़, और क्या ये ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेट होके तो इंटायर प्रोसेस को थ्रेटन करती है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि जो है ना इससे जाहिर है कि एक मुश्किल सिचुएशन तो बनेगी, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा ये है कि दोनों साइड्स अभी इस MOU को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए ये मरहले आते रहेंगे, ये मुश्किलात आएंगी, लेकिन किसी न किसी तरह हल होके आगे जाएगा। ठीक है जोहर साहब। लेकिन ये भी है कि ये मसला कोई इतना आसान भी नहीं है कि ये एक बार हल हो गया तो हल हो गया, ये बार बार आता रहेगा किसी न किसी सूरत में। तो लेकिन जो है ना जो अहम चीज़ है, इससे भी ज़्यादा जो क्रिटिकल होगा वो होगा जब न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो मेक और ब्रेक होगा इस मायदे के लिए जो अभी इब्तिदाई मायदा होगा। जौहर साहब, हारिस साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। हारिस साहब, जिस तरह जौहर साहब ने भी जिक्र किया, हम भी देख रहे हैं कि दोनों चाह नहीं रहे हैं इस मुआहदे से बाहर निकलना, मुज़ाकरात की टेबल पर भी आते हैं, फिर साल से भी कोशिश करते हैं।
फिर जब सालसी इतने दिल से कोशिश कर रहे होते हैं, फिर ये दोनों फरीक जो हैं एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, तो क्या ये दोनों फरीक कहीं ना कहीं सीरियस हैं भी और नहीं भी आपके ख्याल में, या फिर इनको कोई उकसा रहा है, कोई बीच में स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है? क्या समझ आ रही है आपको इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए आरिफ साहब? देखिए, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात यह है कि वो अक्सर प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो और उसके बाद उसको आप एक्स के ऊपर डाल देते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। उस पर फिर ईरान की सिर्फ बयानबाजी आ जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ट्रंप को अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो क्या अपने अवाम को क्या बताएं कि जो लड़ाई लड़ी क्यों लड़ी, क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल किया, क्या खोया। क्योंकि साहब ये अमेरिका में यही चल रहा है कि ईरान ये इजराइल की लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी डाउन हुई है। अवाम अमेरिकन पब्लिक की बड़ी वो इन्फ्लेशन, गैस प्राइस, डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये। लेकिन द होल वर्ल्ड ओनली इजराइल के अलावा तमाम दुनिया चाहती है लड़ाई नहीं, एंड दैट इज द प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प कि ही हैड टू कम टू दिस टर्म्स। और ईरान की अच्छी डील हुई है, उसको देखे ना, अगर ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो रही हैं, उसको ऑयल और गैस बेचने की इजाज़त मिल रही है, उनके एसेट्स डिफ्रीज हो रहे हैं, उसके बाद उनको ये रेजोल्यूशन यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आ रहा है, दैट मीन ये ठंडीफाइड होगा, इसको यूनिलेटरी वो ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऐसी बात है उसकी न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन की, वो अगर देखें तो वो भी वो कह रहे हैं डिले कर रहे हैं। डिले करने का भी मकसद है उनका, दे वांट के पहले इकोनॉमिक सैंक्शन जो हट रही हैं और ऑयल गैस बेच रहे हैं, उससे जो इकोनॉमिक फ़ायदा होगा उसका ट्रिकलिंग इफेक्ट जाके पब्लिक को भी होगा। जब पब्लिक खुशहाल होती है, पब्लिक को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने और रिपब्लिकन गार्ड ने एक अच्छा फैसला किया है, तो देन अगर वो न्यूक्लियर के बारे में डील एंड में करेंगे तो अवाम एक्सेप्ट कर लेगी। दैट इज द पर्पस, वो कह रहे हैं एंड में इसको लेके जाएंगे। ये भी एक वन ऑफ द रीजन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो ये हो सकता है, इसलिए इस मौके के ऊपर अमेरिकन को भी चाहिए। ईरान को देखें ना, ईरान बेनिफिशियरी है, लेकिन ये उनके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिनको ये नहीं करना, या वो अमेरिका को वार्न कर देते कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये सिंगापुर जहाज फलां जगह से इतने एंगल डिग्री पे ये आ रहा है, इसकी डायरेक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वी डोंट वांट टू अलाउ इट, आप इसको रोकें। या पाकिस्तान या तुर्की या कतर को कह देते, ताकि जब ये आप स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट भी ऐसे ही रहते हैं, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम नहीं चलने देंगे, ये हमारा कंट्रोल है। फॉर द टाइमिंग कीप द पिच डाउन डिस्कशन, क्योंकि ये अभी मसल फ्लेक्सिंग करनी, पोस्टरिंग करनी, प्रेशर टैक्टिस करना, वो चलता रहेगा जब तक ये नेगोशिएशन टेक्निकल टीम करेंगी। बात ये कि कहीं ना कहीं इसको एंड करने की जरूरत है। ये दुनिया इस वक्त क्राइसिस से गुजरी है और गुजरेगी अगर खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो गई तो। ये इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से बात की, हम श्योर यही टॉपिक डिस्कस हुआ होगा। फील्ड मार्शल शायद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बात करेंगे तो डिफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट मुज़ाकरात अगर चल रहे हैं, सीज़फायर चल रही है, बातचीत हो रही है, आई थिंक स्टिल पॉजिटिव एंड वी शुड नॉट। ठीक है, स्टिल पॉजिटिव। आपसे पूछना मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह से मामला अभी चल रहे हैं, हम सब ये जानते हैं कि जो मेन स्पॉइलर है इन तमाम मुज़ाकरात में वो इसराइल है। हमने पहले भी देखा, जब भी मुज़ाकरात शुरू हुए तो कहीं ना कहीं इसराइल ने हमला करना चाहा और कर भी दिया, और अमेरिका उसको चुप नहीं करवा पाया। लेकिन अब सिचुएशन आपको किस तरह से अलग लगती है, जब मामला इतने करीब पहुंच गए हैं? ईरान पर तो हमला कर नहीं पा रहा अमेरिका की वजह से, लेकिन अब लबनान पर हमले बार बार किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से। तो क्या ये वो वाहिद स्पॉइलर है इसराइल जो कि इस मुआहदे को ख़त्म करवाना चाहता है और ये चुप नहीं करेगा, बार बार हमले करता रहेगा? देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है बड़ा। इससे पहले भी कितनी बार उन्होंने सबोताज करने की कोशिश की इस प्रोसेस को। उन्होंने ये ईरान की लीडरशिप में ऐसे चीदा ऐसे अफराद को उन्होंने असैसिनेट किया जो कि प्रैग्मेटिस्ट थे, जो कि मुज़ाकरात की तरफ लेके आ सकते थे, जिससे ये जंग शायद पहले ख़त्म हो जाती। बल्कि जंग तो शुरू ही उन्होंने करवाई, आपको पता ही है। 30 साल से नेतन्याहू इस कोशिश में था। अभी मसला ये है कि देखें, इसराइल मुज़ाकरात में तो था नहीं, लेकिन इस जंग में तो एक बड़ा फरीक इसराइल था, अभी भी है। तो इन सारे मामलात में तो उसका वेट जो है वो अमेरिका को कैरी करना है, इसराइल का, उसको अपने साथ लेके चलना है,
क्योंकि उनके लिए तो बड़ा आसान है किसी वक्त ही वो देखें, अब जिस तरह लेबनान में करते हैं और भी कई जगह पे वो कर सकते हैं। जाहिर है ईरान की प्रॉक्सीज तो और भी जगह पे हैं, उसके अलावा वो तो खैर ईरान पे डायरेक्ट स्ट्राइक्स भी बहाने से कई बार कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में ये कैपेसिटी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्दो उनकी रेपो जो है नेतन्याहू के साथ एक टाइम पे तो एग्जाम्पलरी थी, अब उस तरह की नहीं है, बिकॉज एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप को पोलिटिकली इस वक्त ये सूट करता है कि बात अमन की तरफ जाए, अमेरिका को भी सूट करता है, इसराइल को सूट नहीं करता, और नेतन्याहू को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि उस पर तो करप्शन के केसेस हैं, उस पर अब्यूज ऑफ पावर के केसेस हैं, और वो सिर्फ इमरजेंसी वहां पे नाफिज करके तो वो जुडिशियल प्रोसेस को रोके हुए है। तो अगर वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करता एक के बाद एक, तो इमरजेंसी तो फिर खत्म हो जाती है, एंड देन इज इन ट्रबल। तो इसलिए वो फिर जाहिर है कि जहां भी मौका मिलता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जारी रखता है। और ये एक इसराइल की बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी भी है, जिसको मो द ग्रास कहा जाता है। पॉलिसी है कि जो सारे मुल्क हैं जिनके साथ जो एडवर्सरीज हैं इसराइल के, उनके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जारी रखा जाए, और उनकी जो कैपेसिटी है उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिग्रेड करते जाए। ये बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी एक पॉलिसी, जिस पे वो अमल पैरा होते हैं हमेशा ही। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका की कैपेसिटी है। लेबनान मैं कह भी चुका हूँ कि देखें, लेबनान मेक और ब्रेक इशू नहीं है, मेक और ब्रेक इशू जो है वो न्यूक्लियर ही होगा। ये हुर्मुज़ अहम है। हुर्मुज़ इसलिए अहम है कि देखें, क्योंकि हुर्मुज़ से जब शिपिंग फ्लो अगर रुक जाता है तो फिर उससे जो एकदम दुनिया की इक्तिसादी जो ऑयल प्राइसेस बहुत ही ज़ाहिर ऊपर चली जाती हैं, बड़ी मुश्किल से नीचे आई हैं। अब देखें इस वक्त वो दोबारा 72 पे आ गई हैं, जो प्री वॉर लेवल था, कहाँ 126 तक गई थी ये। तो वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जबकि आगे मिड टर्म्स इलेक्शंस कुछ माह तक आने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए जो है, मैं समझता हूँ कि हुर्मुज़ अहम है, उससे भी ज्यादा अहम जो है वो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, और लेबनान का मसला उसके बाद आता है। ये नहीं है कि उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन मुकाबलतन जो है वो वहाँ पे मामलात जो है ना थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे चलते रहेंगे। इस किस्म की जो है सीज़फायर की वायलेशंस भी, इसराइल के मिलिट्री एक्शंस भी थोड़े बहुत चलते रहेंगे, और शायद ईरान उसको बर्दाश्त करता रहे। जो सब हल होते नजर आ रहे हैं मामलात आने वाले दिनों में आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे इम्कानात हैं, लेकिन साथ ही मुश्किलात भी बहुत हैं। मैं तो पहले ही कहा है कि ये जो मुआहदा है, अभी जो इब्तिदाई फ्रेमवर्क जो साइन हुआ है, ये MOU, ये एक बाय नाउ पे लेटर किस्म का मुआहदा है, जिसमें ईरान को शुरू में अपफ्रंट काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। जो उनके मुतालबात थे, 6 या 7 कलीदी मुतालबात थे, वो किसी न किसी सूरत में उनको मिल गए हैं। वो नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात करते थे, पहली क्लॉज है। वो कहते थे कि जी आप हम ये रिजीम गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरी क्लॉज है। वो कहते थे जी आप जो है ना हमें अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स देंगे, वो भी मान लिया। वो कहते थे सैंक्शन रिलीफ देंगे, वो भी मान लिया। वो कहते थे कि जी आप अपना नाकाबंदी हटाएंगे, वो भी मान लिया। तो बहुत सारी चीजें जो कहते थे सारी इसमें मानी गई। फिर $300 बिलियन की वो वॉर रेपरेशंस की बात करते थे कि जी रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए। रेपरेशंस तो खैर मैंने कहा था कभी नहीं माना जाएगा, लेकिन एक वो फाइनेंसिंग की बात मान ली जाएगी कि एक फंड कायम किया जाएगा जो रिकंस्ट्रक्शन में उनको हेल्प करेगा। तो इतनी सारी चीजें उनकी शुरू में मानी गई। उसके बदले में उन्होंने सिर्फ अपना हुर्मुज़ पे ही अपना कंट्रोल फौरी तौर पे छोड़ा है ना, लेकिन आने वाले दिनों में उनको बहुत सी कंसेशंस देनी होगी। इस एग्रीमेंट का मॉडल ये है, ये मॉडल ऐसा है कि शुरू में उनके लिए इंसेंटिव्स क्रिएट किए गए हैं ताकि वो इस रास्ते पे चलें। और होता भी है कि जब आपको एक बार वो इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं और फिर आप उसके यूज टू हो जाते हैं, और ये बाय नाउ पे लेटर मॉडल एग्जैक्टली यही होता है, तो फिर आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये कश्मकश चलती रहेगी, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये मुश्किलात जो है ये कोई कहीं भी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, ये अभी भी नहीं होगी, अगले आने वाले हफ्तों में भी नहीं होगी, आने वाले महीनों में भी नहीं होगी। अंजा, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अंजा, आपके ख्याल में मेक और ब्रेक इशू क्या है? जिस तरह जॉर्ज साहब भी जिक्र कर रहे थे, क्या लबनान वाला मामला रहेगा या न्यूक्लियर इशू रहेगा? आपके ख्याल में आपको क्या लग रहा है, मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से रुक सकते हैं इस तमाम जंग के अमल के अंदर? देखिए, एम्बेसडर साहब ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि कुछ जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जो हैं, इजराइल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ द वाइल्ड कार्ड। जैसे एम्बेसडर साहब ने पहले भी मेंशन किए, वो एक पार्टी नहीं है इस MOU का, हालांकि वो डायरेक्टली निगोशिएशंस में इन्वॉल्व भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक तरह से ये स्ट्रक्चरली अपोज करता है वो इस किस्म की डील को। इसीलिए इजराइल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ द बिगेस्ट स्पॉइलर, स्पेशली क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अभी भी जो हम एक चीज़ निगलेक्ट कर रहे हैं कि जो करंट सुप्रीम लीडर हैं
मुज्तबा खामेनेई साहब, उनकी फैमिली इसी यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से असैसिनेट हुई है। तो वो और जो उनके साथ जो आईआरजीसी वाले हार्डलाइनर्स हैं, वो इतने इजीली इजराइल को ऑफ द हुक नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, जो यूएस इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट्स हैं सेपरेटली, जो काउंटर इंटेलिजेंस कंसर्न्स हैं इसराइल की ईव्स ड्रॉपिंग के ऊपर भी, जो कि यूएस नेगोशिएटर्स के साथ हैं। तो ये बिल्कुल एक अटलांटिक काउंसिल की भी आज मैं सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जहाँ पे ये जो दरारें जिसका एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया, ये बड़ी अब वाजे तौर पे शाया हो गई हैं बिटवीन द यूएस एंड इजराइल। सो डेफिनेटली एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंडली, जो डोमेस्टिक तौर पे दोनों तरफ से स्केप्टिसिज्म है। हमने बात की अबाउट ईरान के अंदर क्या है, और अभी विद इन अमेरिका अगर देखें तो ओबामा की भी हमें पता है कि वो वहाँ से भी उनकी भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्टेटमेंट आई थी JCPOA के कंपैरिजन के साथ। और ट्रंप के हवाले से भी अगर देखें तो अब तो कुछ रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि रिपब्लिकन वोट भी अभी मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही रिपब्लिकन वोट भी तकरीबन 27-28% तक मनफी में चला गया। एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, एक प्रेशर है जो बना रहेगा अमेरिका के ऊपर भी कि इस डील को, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में जी इलेक्शंस जो है ना, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आने वाले इलेक्शन में ट्रंप को खतरा है? जी, अब अगर ये पीस डील किसी तरह या इजराइल को वो कंटेन नहीं कर पाते, सो आई थिंक कि इसके ऊपर देखें, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना यूएस इलेक्शंस में, मेरा ज़ाती राय है, मैंने खुद भी आई वाज इंटर्निंग इन द वाइट हाउस, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन इलेक्शंस जो है ना हेविली डिपेंडेंट होते हैं उनके वोटर सेंटिमेंट ऑन द गैस प्राइजेस। तो अब गैस की जो प्राइसेस हैं, आपने देखा अपने हॉर्मुज़ के क्लोज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, उससे महंगाई बढ़ती है। लोग अब $100 प्लस पर बैरल खरीदने के तो उसमें कभी भी उससे यूज टू ही नहीं थे। तो आई थिंक, और डेफिनेटली, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो हैं, ही नेवर वांटेड टू बी नोन एज ए प्रो वॉर प्रेसिडेंट। अगर आप जेडी वैंस को भी देखें तो ये जो यूएस ने अभी ये जो स्ट्रक्चरल एक प्रॉब्लम है ना जी, और अगेन मैं अगर JCPOA के टाइम से भी कंपैरिजन करूं तो JCPOA के टाइम से भी कंपैरिजन करूं तो एक जो प्रॉब्लम आती है ना जी, वो ये आती है कि उस टाइम पे बिल्कुल जो वेरिफिकेशन थी न्यूक्लियर वाले प्रोग्राम की भी, IAEA को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड राइट्स थे। ठीक है, वेरिफिकेशन के इस पॉइंट पे वो चीज़ें डिफरेंट है। और क्या चीज़ जो हारिस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, यही आप वाला पॉइंट ट्रंप के हवाले से जो आपने उठाया है कि उनकी पोजीशन को खतरा है। हारिस साहब, आपको लग रहा है कि अब अगर ये अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो ख़तरा होगा, या फिर जो जंग शुरू होना था वही एक पॉइंट था जिसने डैमेज जो है वो डाल दिया था, डेंट डाल दिया था उनके आने वाले इलेक्शन के अंदर? देखें, दोनों सूरतों में ट्रंप को इस वक्त डिफिकल्टी है। बिल्कुल, लड़ाई अगर ना करते तो ही वुड हैव बीन मच बेटर। अब लड़ाई करने के बाद, चाहे वो पीस कर रहे हैं या लड़ रहे हैं, दोनों में उनको नुकसान है। इसलिए कि लड़ाई के बाद उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि व्हाई डिड ही गो फॉर वॉर। उन्होंने अगर 4 टारगेट से कि न्यूक्लियर ख़त्म करना था, तो मिसाइल कैपेसिटी ख़त्म करनी थी, ड्रोन ख़त्म करने थे, रजीम चेंज करनी थी, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, देन व्हाई डिड यू वेस्ट योर टाइम एंड यू लॉस्ट योर मेन? आपने $बिलियन का नुकसान उठाया, बिल्कुल, आपने अमेरिका की प्रेस्टीज, क्रेडिबिलिटी को और फिर आप एक्सपोज भी हुए, आप एक्सपोज हो गए, और आपने दुनिया ये भी पता चल गया अमेरिका में कि आपने ये इजराइल की लड़ाई लड़ी, ईरान ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी। और ये भी पता लगा कि अमेरिका को शिकस्त दी जा सकती है। अब सेकंड, अब आप जब सीज फायर कर रहे हैं, व्हाट हैव यू गेन? किस टर्म पे किया? क्या आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल लिया? नहीं खोल सके थे आप। नंबर 2, आपने रजीम चेंज नहीं कर सके, आप ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी नहीं ख़त्म कर सके। एक उसके पास सिर्फ फैदर इन द कैप ले सकता है फाइनली, कि मैंने जो 47 ईयर्स में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान को डीन्यूक्लियराइज नहीं कर सका। मैंने वो इस माहदे के तहत ये 60 किलोग्राम जो यूरेनियम है, ये मैंने डीग्रेड करा लिया, चाहे अमेरिका में जाए या चाइना में जाए या किसी फ्रेंडली कंट्री में जाए या ईरान में जाए, अंडर इंस्पेक्शन ऑफ IAEA, और वो कहते हैं हमने इसको डीग्रेड करके 3.67 ला के एटमी रिएक्टर में चला दिया, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये वो एक
पे इलेक्शन स्लोगन लगा सकते हैं, बट दैट इज नॉट एनफ। नाउ इनका इंप्रेशन बहुत था, फिर अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट, इमेच्योर, सेनेट खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ, अवाम की महंगाई, दे वेरी सेंसिटिव टू ऑयल गैस प्राइस, जैसे इंदा ने बात की वो भी बिल्कुल ठीक कह रही है। इन कॉन्टेस्ट में ही इज लॉस्ट हिज ओन इमेज, और जिसकी वजह से इनका काफी ग्राफ भी डाउन चला गया। इन दैट्स व्हाई ही कोई ना कोई वो बहाना लगाते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी एक्स पे डाल देते हैं, कभी वो वहां से मिसाइल फायर कर देते हैं, जस्ट ही हैज अ कंट्रोल इन दिस एरिया। एंड नाउ वो डिफीट भी नहीं ईरान को, जो उनका था डिफीट करूंगा तो मुदाखलत करेंगे, वो भी नहीं हो सका। ठीक है, इसके डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है अंजा, आपको क्या लगता है इस तमाम सिनेरियो के बाद, इस तमाम जंग के बाद जो हाल अहवाल है वो अब क्या होने जा रहा है? क्या अब हम अमेरिका को सुपर पावर समझें? क्या वही धाक रहेगी अमेरिका की खित्ते के अंदर? क्या उसी तरह से नेगोशिएशंस कर पाएगा अमेरिका? और जो चाइना रूस के मुकाबले में जो गुफ्तगू होती है अमेरिका की, क्या वही मुकाम बरकरार रहेगा अमेरिका का, या कुछ तब्दीली आएगी तमाम सिनेरियो में? So interestingly, CFR के चार्ल्स कप्टन जो हैं, उन्होंने अल जजीरा को सुबह एक बात की है कि there is no way that US and Iran can finalize a deal अगले 60 दिनों के अंदर। और बार बार इस चीज़ में अब हम यहाँ आते हैं कि देखें पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड्स की तरफ से भी रेजिस्टेंस आए, जिस तरह मैंने मेंशन किया। अच्छा, अमेरिका वेदर और नॉट के सुपर पावर है, देखें वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि हम अभी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए। नंबर 2, जो हमारी ग्लोबल साउथ या ओवरऑल मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का किरदार निभाया, उसने प्लेबुक जो पूरी रीइन्वेंट कर दी है डिप्लोमेसी की, कि अब हम नो लॉन्गर डिपेंडेंट हैं, भले इकोनॉमिकली फ्रैजाइल स्टेट्स हों, लेकिन वो दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस तरह UN है, नेटो है, उनकी ज़रूरत पड़े। तो एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो गई है। अच्छा, थर्डली, अमेरिका का जो शेयर साइज़ है, मिलिट्री माइट है, देखें उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, वो एक हकीकत है, दर हकीकत ही रहेगी। लेकिन इजराइल के हवाले से ज़रूर मैं कहूँगी, देखिए ये जो ओवरऑल जंग, एक खबर ये भी तो आई थी ना, 25% से ज़्यादा अपने जंगी असासे इस्तेमाल कर चुका है अमेरिका ईरान की इस जंग में, जिसमें हासिल रसूल कुछ भी नहीं हुआ। बेशक ऐसा ही है। देखें, जब भी जंग होती है असासे दोनों तरफ यूज़ होते हैं, और ये भी नहीं है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड कोई एसेट्स नहीं पड़े हुए होते। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि अमेरिका के लिए वर्सेस ईरान ने सिर्फ डिफेंड करना था, अमेरिका ने अटैक करना था, तो बड़ी इनकॉन्फिडेंट जंग थी कि जहाँ एक जगह बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, एक जगह शायद थाउजेंड्स या मिलियंस का नुकसान हुआ हो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम इस चीज़ को तो डेफिनेटली यहाँ ये भी देखें कि अमेरिका की एक तो नेटो की तरफ से जो उसको सपोर्ट थी वो भी चली गई है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ JCPOA के टाइम से, तो जो वेस्टर्न दूसरी पावर्स थी ना, जिस तरह यूरोपियन, UK, फ्रांस, जर्मनी, ये अब यहाँ इस MOU के अंदर भी या इस पूरे नेगोशिएशन के प्रोसेस में कहीं जिक्र नहीं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंजा साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। तो भारत जिस तरह से अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती कर रहा है, फिर TTP को जो है वो फंड्स फराम कर रहा है पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए, हारिस साहब सिंपल और साफ सा सवाल है, क्यों कर रहा है ऐसा भारत? खित्ते के चौधरी बनने की कोशिश तो हमने सबूताज कर दी, जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया, अब क्या चाह रहा है आपके ख्याल में? देखें, इस वक्त जो मार्का हक में फील्ड मार्शल यासिर मुनीर जिस तरह से पूरी कौम को यकजा करके जिल्लत अमीर को शिकस्त दिए, मुंह काला किया, दुनिया में आइसोलेट हो गए, दुनिया में बदनामी इनकी हुई। अमेरिकन समझते थे कि चाइना के खिलाफ को कंटेन करेंगे, ये तो पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सके। तो ये वजूहात की वजह से जो उनको बदनाम, वो अब उसके वो हम चाटते हैं। कभी संदूर 2 की बात करते हैं कि संदूर 1 भी ऑपरेशन चल रहा है, फिर ये बात करते हैं ये आप प्रॉक्सी को यूज़ करना, कभी आप अफगान तालिबान रजीम के साथ मिल जाते हैं इजराइल के साथ मिल के, फिर उसके बाद कभी TTP के साथ, कभी BLA BLF, फिर हिंदुस्तान फिर पॉलिटिक्स करते हैं। वहाँ मुँह उठानी पड़ी। पाकिस्तान ने पैगाम बेस पे तमाम इनकी चीज़ें, ड्रोन 100 तबाह कर दिए, 50,000 अमेरिका साथ राइफलें तबाह कर दी, टैंक तबाह कर दी, एवरीथिंग भी। फिर उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जाता वो हमने तबाह कर दिए, फ्यूल डंप्स उड़ा के रख दिए, एमरजेंसी डिपो उड़ा दिए।
अब इनकी कमर टूट गई है। अब इनको एक और नया नजर आया कि जी हम अब पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ जाते हैं, वहाँ जाकर शुरू कर दिया। वहाँ भी अब ये पकड़े गए। आज भी आपके सामने सारी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन फंड कर रहा है, लोकली कैसे मैनेज हो रही है, रॉ कैसे दे रही है, बिल्कुल फिर तनख्वाह के थ्रू कैसे, ये सारी चीजें वो भी पकड़ी गई। वो भी आपके सामने हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा। जी। तो दे आर हाईली ह्यूमिलेटेड। जो ये सोच नहीं सकते थे कि दुनिया को ये पता चल गया कि इंडिया इज हाईली इमेच्योर एंड बिल्कुल इररिस्पांसिबल। ठीक है ब्रिगेड साहब, वक्त की कमी है, हमने अंजा से भी टेक लेना है। तो अंजा आप बता दीजिए, जब जब भारत ने कोई कुछ करने की कोशिश किया, हमने उसको जवाब दिया तगड़े तरीके से। अब दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रूफ जब जब उसने करना चाहा हमने मारा। अब क्या प्रूफ करना चाह रहा है इतनी जिल्लत के बाद भारत? क्विकली बताइएगा। इट्स इंटरेस्टिंग कि जो हम अभी प्रीवियसली टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इस ईरान एंगल से ना हमें पता चला कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है अगेन वर्थ फ्लैगिंग है। जी। पाकिस्तान की अब जो स्टैंडिंग एक एलिवेट हो गई पूरी दुनिया में, जो एक यूएस के हवाले से भी एक ट्रस्टेड मीडिएटर है, एशिया के अंदर भी ये एग्जैक्ट मोमेंट है कि जहाँ पे जो इंडिया के साथ हमारा रिलेशनशिप अनरिजॉल्व है और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो अफगानिस्तान भी एक्टिव है, ये एक अनयूजुअल पोजिशन है कि डिप्लोमेटिकली तो हम एलिवेट हो रहे हैं, मिलिटरीली भी हो रहे हैं, लेकिन जो इंडिया और अफगानिस्तान की स्पॉइलिंग वाला एलिमेंट है वो जारी है। ये कॉम्बिनेशन इटसेल्फ जो है ना, ये पाकिस्तान तो अपनी अपॉर्चुनिटी लेवरेज कर रहा है ग्लोबली इस सतह पे, और ये चीज़ बड़े एक हसद के फॉर्म में डेवलप होती जा रही है। अनरिजॉल्व एक रीजनल फॉल्ट लाइन है, क्योंकि आप देखें कि इस पोजीशन के अंदर ना एक जो हम बात करते हैं कि अभी भी हमने रिसेंटली देखा है, कई ज़्यादा थिंक टैंक्स ने भी इस पे स्टेटमेंट दी है। CFR ने भी प्रिवेंटिव प्रायोरिटीज़ का सर्वे जो हुआ था रिसेंटली, उसने यही कहा कि अभी भी इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये टियर 2 कैटेगरी में आता है, जहाँ इसकी जो मॉडरेट लाइकलीहुड है अगेन कि ये अगर हम देखें टियर 1 में बेसिकली रशिया यूक्रेन टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी जो 2 लाइव फ्लैश पॉइंट्स है ना, सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर मिड जून से जो रावला कोर्ट के अंदर मामलात होते रहे, कशीदगी है, वो एक बड़ा स्पॉइलर बन सकता है। एनी न्यू टेरर अटैक, फॉल्स फ्लैग, वो एक प्लॉजिबल पाथवे बन। ठीक है हमजा, आपका बहुत शुक्रिया। हारिस नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। जब जब कोशिश की पाकिस्तान को नीचा दिखाने की, भारत को मुंह तोड़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक फौज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी, और भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।